कि जो स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं और या फिर जो बाकी लोग भी बाहर जाना चाहते हैं तो एक प्रोसीजर है, टेस्ट है, इसके अलावा क्लैरिटी ऑफ आपकी जो लैंग्वेज है, क्योंकि लैंग्वेज कुछ और है, तो उसके लिए आपको ना सीखना पड़ता है। अब बहुत सारे लोग उसको कहीं ना कहीं से कर लेते हैं, गलत से इंस्टीट्यूट से कर लेते हैं, घर बैठ के करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते और उनकी फीस भी ज़ाया होती है कि आजकल फीस इतनी महंगी हो गई है, वीज़ा की, टेस्ट की इतनी फीस महंगी हो गई है। तो ये वो सारे आजकल के मसाइल हैं जो बाहर जाने वाले लोग, क्योंकि अभी तो सर्वे आ रहा था जो कि कल मैंने देखा है, अल्लाह जानता है उसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन वो एक आपके बहुत बड़े जो न्यूज़पेपर है उसमें शाया हुआ था कि ऑलमोस्ट 95% पाकिस्तानी बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन उनमें मैं शामिल नहीं हूँ, मैं अपने मुल्क में ही रहना चाहती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं। अब इस ट्रेंड को देखते हुए जो हमने मेहमान बुलाए हैं उनसे करेंगे हम गपशप और इसके अलावा उनका इंट्रोडक्शन लेंगे कि वो खुद भी क्या करते हैं। तो हमारे साथ हैं जी इंजीनियर जाबिर साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम। आपका शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में मदद की है। वालेकुम सलाम, और बहुत अच्छा लगा कि आप भी हमारे शो पर आए हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपने जो हम आपका इंट्रोडक्शन चाहते हैं वो ये कि एक तो आप रेडियो पाकिस्तान पे काम करते हैं, ठीक है, हमारी क्योंकि फील्ड से वो है, तो पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप रेडियो पाकिस्तान पे क्या करते हैं, पॉडकास्ट में क्या करते हैं। बहुत शुक्रिया। रेडियो पाकिस्तान के साथ मेरा जो कनेक्शन है वो 2014 से है और ऐसे ही एक पैशन था। प्रोफेशनली तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मैंने इंजीनियरिंग की थी बैक इन 2016। जबरदस्त, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से आप वहाँ चले गए। हाँ, मुझे अंदाज़ा हो गया था जब मैंने स्टडी स्टार्ट की थी आफ्टर कंप्लीटिंग फर्स्ट ईयर, मुझे लगा कि ये मेरे लिए शोबा ठीक नहीं है और मैं इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा एक्सेल नहीं कर पाऊंगा, कोई ग्रोथ नहीं होगी, तो मुझे किसी ऐसे शोबे का इंतखाब करना चाहिए जिसमें मेरा पैशन होना चाहिए। तो मुझे ख्याल आया कि बोलने की या कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो उसी शोबे में जाना चाहिए। तो फिर ये सोच के मैं रेडियो पर चला गया, लेकिन काफ़ी टफ था स्टार्ट। जाहिर है जब आपने लेना होता है किसी भी शोबे का इंतखाब करना मुश्किल काम होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने साथ दिया और वहाँ से फिर स्टार्ट लिया और स्टिल आई एम एसोसिएटेड विद रेडियो पाकिस्तान और वहाँ पे पॉडकास्ट करते हैं। रेडियो पाकिस्तान की वर्ल्ड सर्विसेज हैं जिसकी नशियात जो है वो मिडल ईस्ट और यूरोपियन कंट्रीज़ में ट्रांसमिट हो रही होती हैं, तो उसको हम देखते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये जो आपका पॉडकास्ट है या प्रोग्राम है, इसमें ज्यादातर आप क्या दिखाते हैं और क्या बातचीत हो रही अच्छा, होती है। इसमें डिफरेंट लोगों को हम इनवाइट कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से वाबस्ता शख्सियात हैं, उसमें डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, सियासतदान भी आ रहे हैं, इंजीनियर्स भी आ रहे हैं, तो उनकी लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं, मौजूदा जो हालात हैं सियासी उनको डिस्कस कर रहे होते हैं। तो लोगों की ज़िंदगियों के जो एक्सपीरियंसेस हैं उससे सीखने की कोशिश करते हैं और उसको आगे पहुंचाते हैं आवाम तक। हमारा मेन जो टारगेट या फोकस होता है उस प्रोग्राम का ये होता है और अच्छा, फिर एंटरटेनमेंट भी इसका हिस्सा होती है। जबरदस्त जी, जबरदस्त जबरदस्त। तो बहुत ही एक आप ये कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन है, बहुत बिल्कुल ऐसे ज्यादा ही है। डेलिकेट बातें हैं जो कि आपके सुनते हैं व्यूवर्स, बड़े हमारे ना रेडियो मैंने देखा है कि सोफिस्टिकेटेड होते हैं, क्योंकि बड़ा बिल्कुल ऐसा ही है। पेशेंस का काम है, आपने सुनना, जो नजर भी ना आ रहा हो और आप उसकी बात को गौर से सुने और उसकी बात को उससे एग्री करें, डिसएग्री करें, ये तो काफी एक जबरदस्त चीज है। अब रेडियो पाकिस्तान भी देखिएगा कि डिजिटलाइज हो चुका है मुकम्मल तौर पर। एक ज़माना था कि नशरियात सिर्फ रेडियो तक महदूद थी, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव्स पे, एएम पे या एफएम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन तक नशरियात जाती थी। हाँ हाँ। लेकिन अब अगर आप रेडियो पाकिस्तान को देखेंगे तो उनके जो पॉडकास्ट हैं विजुअली वो आपके ट्रांसमिट हो रहे हैं, उनकी ट्रांसमिशन जा रही है यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। तो अब आप ना सिर्फ प्रोग्राम को सुन सकते हैं बल्कि प्रोग्राम को देखा भी जा सकता देखा है। भी तो जा उसकी सकता आउटरीच को जो है वो ग्लोबली उसका ज़ाहिर इजाफा किया गया और ये एक अच्छा ट्रेंड है कि वक्त के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने आप को डिजिटलाइज करें आप। है। जबरदस्त जी, जबरदस्त। ठीक है ठीक है। तो बेसिकली तो ये हमने करना है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम वहाँ से सीख सकते हैं, मीडिया के मुख्तलिफ एग्जैक्टली। रास्ते हैं जो सीख सकते हैं, लेकिन आज जो हमारा स्पेशल टॉपिक है वो टॉपिक है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, बहुत सारे ग्रेजुएट जो हैं वो बाहर जाना चाहते हैं, बहुत सारे आपके जो लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब सीकर्स हैं, वो बाहर जाना चाहते हैं। होता ये है कि वो सही रास्ता चूज करने के बजाय, जैसे टेस्ट है, सब है, उसकी एक प्रॉपर चीज करने के बजाय वो गलत रास्ते वो कर लेते हैं, उनकी फीस ज़ाया होती है, उनकी चीजें ज़ाया होती हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि स्टूडेंट जो हैं वो किन रास्तों से, किन टेस्ट के थ्रू बाहर जा सकते हैं या बाहर की चीजें के टेस्ट को पास कर सकते हैं। पहले तो जुमा हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान से लोग जाना क्यों चाहते हैं, है ना? यही एक बहुत मुल्क बड़ा के अंदर सवाल है। जो है वो क्यों नहीं रहना चाहते? ऐसी कौन सी वजूहात पैदा हुई हैं जिसकी बुनियाद पर वो फैसला कर रहे हैं कि हमें निकलना चाहिए? अभी प्रोग्राम के इब्तदाइया में आपने बताया कि रिपोर्ट ने जो रिसेंटली शाया हुई है, गैलप सर्वे आया है हाँ हाँ पाकिस्तान के बिल्कुल, अंदर। हाँ। गैलप सर्वे में बताया गया है कि 94% जो पाकिस्तानी है दे वांट टू क्विट दिस कंट्री, छोड़ना चाहते हैं इस मुल्क को। सो नोबडी वांट्स टू स्टे एनी मोर ना। गैलप जो अच्छा, है वो हम जरा बैकग्राउंड बता दें कि गैलप एक बहुत बड़ा
सर्वे है जो इंटरनेशनली सर्वे करता है मुख्तलिफ जगहों के और मुख्तलिफ चीजों को, ये उसको उसका रेफरेंस यहाँ पे यूज कर रहे हैं। प्लस मैं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आपके सामने रखता हूं कि हाँ। उन्होंने बताया कि 2015 से लेके 2024 तक जो उसके फर्स्ट 5 मंथ्स गुजरे हैं, इसमें तकरीबन 62,20,000 पाकिस्तानियों ने मुल्क छोड़ा है। 62,20,000 पाकिस्तानियों ने पिछले 9 साल में इस मुल्क को छोड़ा है। और अब ये जो तादाद है, मैं अगर 2023 के ब्यूरो के स्टैट्स आपके सामने रखूं तो तकरीबन 7 से 8 लाख पाकिस्तानियों ने एक साल में छोड़ा इस मुल्क को। या अल्लाह। तो ये जो हालात हैं ये कितने अलार्मिंग हैं और कितनी डिवास्टेटिंग सिचुएशन है इस मुल्क के अंदर कि आपकी यूथ जो आपका प्रोफेशनल्स है वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट है, वो नहीं रहना चाहते यहाँ पे। ब्रेन ड्रेन हुए जा और रहा ब्रेन है। ड्रेन की बुनियादी जो वजह है वो आपके सामने है, बेरोजगारी है, बदअमनी है और जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, और वो यही समझते हैं कि बाहर जाने में बका है। हाँ, और आपके डिफरेंट तरह के आप ये कह सकते हैं कि बजट है, टैक्सेस हैं, फ्यूल चार्जेस हाई हो रहे हैं, हर दिन आपकी प्रेडिक्टेबिलिटी खराब होती जा रही है कि अब मेरे यहाँ पे रहने का एक दिन का खर्चा कितना होगा, इतना इन्फ्लेशन ऊपर नीचे आपका इतना वो है, इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है कि आप नहीं अंदाजा कर सकते कि आज आपकी अगर ये चीज की प्राइस है, बिजनेसेस नहीं स्टेबल हो रहे ना, कल आपका बिजनेस कितनी प्राइस के ऊपर इंक्रीज कर जाएगा। इस मुल्क में आप बजट कर ही नहीं सकते, किसी भी चीज को प्लान कर नहीं कर सकते। उसकी ये वजह है कि गैर यकीनी सूरत हाल है। हाँ। किसी लम्हे कुछ भी बदल सकता है। मतलब आप अभी यहाँ प्रोग्राम में बैठे हैं, आप बाहर निकलेंगे, आपको कोई पता नहीं है कि कहीं किसी भी जगह हड़ताल हो जाए, रोड बंद हो जाए। ऐसे ही है, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, पानी बंद हो सकता है, गैस जा सकती है, बिजली किसी वक्त डिस्कनेक्ट हो सकती है, कोई जलसा, एहतजाज और धरना कहीं किसी वक्त भी लग सकता है। गवर्नमेंट जो है वो प्राइसेस को किसी वक्त भी अप और डाउन कर लेती है। तो इन हालात की वजह से जो जहनी मसाइल भी जन्म ले चुके हैं उसको भी कोई एड्रेस नहीं कर पा रहा। हाँ। अब बात आती है कि सिर्फ पाकिस्तान से स्टूडेंट मुल्क से बाहर नहीं जा रहा, बल्कि वो प्रोफेशनल्स कैटेगरी भी जा रही है, जो इस मुल्क की मैं समझता हूँ कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत इख्तियार करता है। हाँ। कि हर एक शोबे के अंदर उनके बगैर उसका चलना मुहाल होता है। पाकिस्तान से जो लोग जाते हैं वो दो तरह की कैटेगरी, मैं इसको एड्रेस करता हूँ थॉरली। एक तो वो जो स्टूडेंट है, यानी कि स्टडीज़ के लिए जाते हैं, स्टडी अब्रॉड के लिए, या तो आप एफएससी को कंप्लीट करते हैं या ग्रेजुएशन को कंप्लीट करते हैं और आप मास्टर के लिए अप्लाई करते हैं किसी भी कंट्री में। एक तो वो लोग हैं। दूसरे वो लोग हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके प्रोफेशनलिज्म किसी भी सब्जेक्ट में है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर, अकाउंटेंट कुछ भी हैं, रिसर्चर हैं, वो या तो वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, फैमिली सेटलमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, या सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं। इन कैटेगरीज के लिए अप्लाई करते हैं। ये दोनों कैटेगरीज हैं। हाँ। अब जब भी आप अप्लाई किसी भी कैटेगरी के लिए करेंगे, यूरोपियन कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम या कनाडा में, तो इन कंट्रीज की बेसिक जो रिक्वायरमेंट है आपकी क्वालिफिकेशन, एज या एक्सपीरियंस के अलावा, वो होती है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। यानी कि इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अगर आपकी क्लियर है, उसका टेस्ट पास है, तो आपकी एलिजिबिलिटी मीट कर रहे हैं। अगर वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी क्लियर नहीं है तो आप किसी भी वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं है। अब पाकिस्तान में जो ट्रेंड है वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का, वो आइट्स आपने सुना, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है। ब्रिटिश काउंसिल या कैम्ब्रिज इसको कंडक्ट करती है दुनिया भर में इस टेस्ट को, जो उसकी अवॉर्डिंग बॉडी है। इसके अलावा एक और ऑल्टरनेट ऑप्शन या टेस्ट है पीटीई, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। ये भी एक इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, टेस्ट है, और इसकी भी एक्सेप्टेंस ग्लोबली सेम है फॉर द सेक ऑफ स्टडी वीज़ा एज वेल एज इमिग्रेशन। इमिग्रेशन के अंदर जो मैंने आपको 3 डिफरेंट कैटेगरीज बताई हैं। लेकिन इस मुल्क में मसला आज तक यही रहा है कि रिसर्च नहीं होती, यहाँ पर ट्रेंड्स को फॉलो किया जाता है। यानी कि आपके दोस्त ने जो किया आपने देख के भी वही करना है, यानी कि फैसला यही किया जाता है, ट्रेंड्स को फॉलो किया जाता है। अगर 10 बंदे डिप्लोमा इस मुल्क में कर रहे हैं तो 11वां भी डिप्लोमा कर देगा। हाँ। अब पाकिस्तान में भी यही हुआ, जब लोगों ने बाहर जाने का सोचा तो उन्होंने कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी तो क्लियर होनी चाहिए। उनके सामने आइट्स आया, आइट्स में भले वो 3 दफ़ा फेल होते हैं, 4 दफ़ा, वो ये नहीं सोचते लेकिन करना ही है। वो ये नहीं देखते कि उनके लिए सुटेबल या फ्लेक्सिबल ऑप्शन कौन सा है जो ज़्यादा उनके लिए बेहतर हो, जो आसानी से क्लियर कर सके। तो वो एक पीटीई का भी ऑप्शन है। पीटीई जो है वो इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, जिसको पियर्सन एजुकेशन जो कि यूके का इदारा है, अवॉर्डिंग बॉडी, वो इसका टेस्ट को कंडक्ट करती है अराउंड द वर्ल्ड। वैसे तो 2009 से ये टेस्ट वर्ल्ड वाइड कंडक्ट हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ये 2019 में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर टेस्ट सेंटर्स अवेलेबल नहीं थे जहाँ पे टेस्ट कंडक्ट होता। यानी कि आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 5 ईयर्स हो चुके हैं। तो ये टेस्ट जब अवेलेबल है, इसकी तरफ स्टूडेंट ने सोचा नहीं कि एक बेहतर ऑप्शन है, उसकी तरफ चले जाएं और हमारा जो टेस्ट की रिक्वायरमेंट है कंट्रीज की उसको भी
फुलफिल कर सकें। तो पाकिस्तान में जब 5 ईयर से ये टेस्ट कंडक्ट होना स्टार्ट हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के 7 सिटीज़ हैं, मेजर सिटीज़, जिसमें इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, गुजरात, फैसलाबाद, रावलपिंडी और पेशावर हैं, जहाँ पर ये टेस्ट कंडक्ट हो रहा है और वहाँ पर स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं और उनका रिजल्ट ज़ाहिर क्लियर होने के बाद वो एलिजिबल हो जाते हैं। अब इसमें डिफरेंसेस डिफरेंट है इसमें, यानी कि अगर आइल्स को पीटीई के साथ कंपैरिजन किया जाए तो मैं कहूंगा कि पीटीई इज मच फ्लेक्सिबल इंस्टेड ऑफ आइल्स। उसके मैं रीजन भी बताता हूँ कि ऐसा क्यों है। एक तो फर्क ये है कि जैसे मैंने बताया कि आइल्स को जो इदारा टेस्ट कंडक्ट करता है वो ब्रिटिश काउंसिल है, कैम्ब्रिज यूके का इदारा है, और जो पीटीई को इदारा टेस्ट कंडक्ट करता है वो है पियर्सन एजुकेशन, ये भी यूके का है। यानी यूँ आप समझ सकते हैं ये दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं और दोनों के टेस्ट वर्ल्ड वाइड वैलिड होते हैं। डिफरेंस इनका क्या है, एक तो फॉर्मेट डिफरेंट और पैटर्न डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे आइल्स के अंदर 2 डिफरेंट टेस्ट हैं। अगर आप स्टडीज के लिए अप्लाई करती हैं, स्टडी अब्रॉड के लिए किसी भी कंट्री में, तो आपको आइल्स एकेडमिक पास करना होगा। ये एक वेरिएंट है टेस्ट का, आइल्स एकेडमिक, ठीक है, जो कि स्टडी अब्रॉड के लिए यूटिलाइज होता है। अगर आपको वर्क वीजे के लिए अप्लाई करना है, सेटलमेंट के लिए या सिटीजनशिप के लिए, तो आपको आइल्स जनरल पास करना होगा। यानी कि 2 डिफरेंट टेस्ट हैं। जब आप पीटीई की तरफ आते हैं तो पीटीई में एक ही टेस्ट है, पीटीई एकेडमिक के नाम से। भले आपको स्टडी अब्रॉड के लिए अप्लाई करना हो या फिर बाकी 3 कैटेगरीज के लिए अप्लाई करना हो, इमिग्रेशन के लिए, आपको किसी दूसरे टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। यानी कि आप एक टेस्ट से तमाम मकासद का हुसूल आपको मिल जाता है। लेकिन वेयर एज आइल्स में 2 अलग आपको टेस्ट देने पड़ेंगे। अगर आपने एकेडमिक पास कर लिया तो आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, अगर आपने आइल्स जनरल पास कर लिया तो आप स्टडी के लिए नहीं कर सकते। एक तो आपको बेनिफिट ये है स्टूडेंट्स को, कंफ्यूजिंग है, पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। अच्छा, एक चीज दूसरा ये है कि आइल्स का जो एग्जाम है वो 2 डेज पे होता है। एक दिन आप इसके अंदर बेसिकली 4 मॉड्यूल्स होते हैं जो कि कम्युनिकेटिव स्किल्स हैं, उनका टेस्ट होता है। स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग का होता है। किसी भी लैंग्वेज के अंदर यही स्किल्स होती हैं, पीटी के अंदर भी ये। लेकिन डिफरेंस ये है कि आइल्स का एक दिन आप स्पीकिंग का टेस्ट देने जाते हैं जो कि ह्यूमन एग्जामिनर के सामने होता है, वो आपकी स्पीकिंग टेस्ट करता है, उसकी बेसिस पे वो मार्किंग करता है। और जो बाकी 3 मॉड्यूल्स हैं उनका टेस्ट सेकंड डे होता है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग का। वेयरएज जो पीटीई का टेस्ट है ये सिंगल डे में होता है, सिंगल सेशन ऑफ 2 आवर्स टेस्ट। जैसे आप टेस्ट सेंटर जाते हैं 2 आवर्स में ये आप अपना 4 मॉड्यूल्स को कंप्लीट करके टेस्ट मुकम्मल कर लेते हैं। यानी कि आपको 2 दिनों की जाने की जरूरत पीटीई में नहीं होती, सिंगल सेशन 2 आवर्स में मुकम्मल हो जाता है। जबकि वहां पर आपको आइल्स को 2 डेज जाना पड़ रहा है, टाइम कंज्यूमिंग है। थर्ड ये है कि पीटीई के अंदर जो मार्किंग होती है, जो असेसमेंट होती है, वो एआई करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लाइक देयर इज नो ह्यूमन स्पीकिंग, नो ह्यूमन असेसमेंट। यानी कि डिजिटलाइजेशन इतनी हो चुकी है कि आपकी स्किल्स की असेसमेंट मशीन और एल्गोरिदम्स कर रहे हैं, आपको बंदे की जरूरत भी नहीं है। उसकी रीजन ये भी है एआई टेक्नोलॉजी, और ये एआई टेक्नोलॉजी 2009 से चल रही है। यानी कि अराउंड द वर्ल्ड ये जो टेस्ट है वो 2009 से कंडक्ट हो रहा है। पाकिस्तान में चले 19 में टेस्ट सेंटर्स लेट एस्टैब्लिश होने की वजह से। तो आप आइल्स में बेरा जहाँ पर आप जा रहे हैं वहाँ पे ह्यूमन एग्जामिनर, अब आपको पता है कि हम नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं, ह्यूमन एग्जामिनर को फेस करना हमारे लिए मुश्किल काम है। अगर गोरा बैठा है, इंग्लिश स्पीकिंग में हमें उससे डिस्कशन करनी है, हम नहीं कर सकते, या कन्फ्यूजन होती है, एम्बैरेसमेंट होती है, या स्टूडेंट फेल हो जाएगा। वेयर एज आपके सामने मशीन है, कंप्यूटर्स पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं या क्वेश्चंस हैं, आपने उनको एड्रेस करना है, मशीन ऑटोमेटिकली रिजल्ट इवेलुएट करके आपको दे देगी। तो आपको ये डर नहीं होगा कि बंदा मेरी जजमेंट करेगा या। लेकिन जब भी ह्यूमन एग्जामिनेशन किसी भी जगह पर आएगी या ह्यूमन असेसमेंट या मॉनिटरिंग, उसमें समहाउ बाइसनेस आ जाती है। लेकिन जब मशीन है, एआई है, उसके अंदर कोई बाइसनेस नहीं है। पैटर्न्स पे हर बंदे को इसी पे चेक कर रही है। आप पाकिस्तान में टेस्ट देते हैं, ऑस्ट्रेलिया में देते हैं, यूके में देते हैं, आपका सेम रिजल्ट आएगा। और पीटी का एग्जाम इस वक्त 118 कंट्रीज में कंडक्ट हो रहा है, 118 ममालिक में दुनिया भर में, जिनमें से पाकिस्तान एक है, और 400+ टेस्ट सेंटर है। आप दुनिया भर में कहीं भी अपेयर हो सकते हैं। तो एक तो आपको बेनिफिट ये है कि ह्यूमन असेसमेंट नहीं है, आपको फेयर रिजल्ट मिलता है। एक पीटी में बेनिफिट ये भी है कि आपका जो रिजल्ट है वो सेम डे डिलीवर होता है 24 आवर्स में, राइट। वेयर एज जो आइल्स का रिजल्ट है वो 14 डेज बाद आपका डिलीवर हो रहा होता है। फिर आपको पीटी में ये भी बेनिफिट है कि जो आपका रिजल्ट मिलता है उसकी मजीद कोई वेरिफिकेशन की या हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं होती, ऑनलाइन एक्सेस होती है, अराउंड द वर्ल्ड आप उसको सबमिट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं विदाउट एनी वेरिफिकेशन। आइल्स में हार्ड कॉपी रिसीव है, उसकी वेरिफिकेशन या अटेस्टेशन रिक्वायर्ड होती है कि कहीं पर फेक डॉक्यूमेंट ना हो, ये भी आपको बेनिफिट है। फिर पीटी का ये भी फायदा है कि आपका जो टेस्ट है वो डेली कंडक्ट होता है, लाइक अवेलेबिलिटी 365 डेज है, कोई ऑफ नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर आप कहती हैं कि मुझे परसों टेस्ट देना है और सेम डे रिजल्ट चाहिए, यूनिवर्सिटी को या गवर्नमेंट को सबमिट करना है, तो आप पीटीई में कर सकती हैं। आइल्स में आपके पास डेजिग्नेटेड कैलेंडर की सीट्स हैं, उसके अलावा आप अपीयर हो नहीं सकते। हाँ। फिर अगर आप अपीयर हो भी गए, फिर आपको रिजल्ट का वेट करना है, तो वो आपका टाइम टेकिंग है। तो ये वो तमाम बेनिफिट्स हैं। आइल्स जैसे बहुत मशहूर है, तो क्या इसके अंडर कंट्रीज की
कोई लिस्ट होती है और पीटी की कंट्रीज की कोई मैं लिस्ट बता होती देता हूँ। है? जो इनकी एक्सेप्टेंस है वर्ल्ड वाइड वो सेम है, यानी कि अगर इनको कॉन्टेक्स्ट देखा जाए एक्सेप्टेंस के एतबार से कि कौन इसको एक्सेप्ट करता है कौन नहीं करता, वो तो दुनिया भर में सेम है। मसला सारा अवेयरनेस का है जो लोगों को नहीं है। आप करती देखिए, ये हमारे मुल्क में शायद होता है, फलां यूनिवर्सिटी से करेंगे तो उसकी इंपॉर्टेंस डिग्री की ज्यादा होगी, फलां से करेंगे तो कम होगी। हाँ हाँ। जो इंटरनेशनल कंट्रीज हैं उनमें ऐसी कोई डिफरेंस नहीं है कि आइल्स करेंगे तो ज्यादा चांसेस हैं एडमिशन होने के, वीजा लगने के, और पीटीई करेंगे तो कम है, ऐसा कुछ नहीं है। सही या है। टेस्ट एक्सेप्ट होता है या नहीं होता। तो वो मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया, एक्सेप्टेंस इसकी ग्लोबली है, भले आप स्टडी के लिए करते हैं या आपको इमिग्रेशन के लिए कर रहे होते हैं। तो जबरदस्त। वो लिस्ट आप इसको गूगल से चेक भी कर सकते हैं, इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो इनका ये डिफरेंस है। अच्छा, ये आइल्स की फी तो आपको पता है दिन ब दिन बढ़ती जाती है, और आइल्स का भी वो होता है, तो आइल्स का भी है और पीटी की फीस भी है, तो ये फीस के स्ट्रक्चर का क्या डिफरेंस है इन अच्छा, दोनों में? फीस ऑलमोस्ट इन दोनों की सेम है। अगर पीटीई की हम बात करें तो ये 220 यूएसडी डॉलर होती है। तो डॉलर्स आपको पता है पाकिस्तान में फ्लक्चुएट होता रहता है, वो या वाली बात है, सुबह शाम हाँ बदलती है हाँ, डॉलर्स के अप एंड डाउन होने की वजह से। तो बिल्कुल। पीकेआर में देखी जाए तो ऑलमोस्ट 70,000 के राउंड अबाउट है ये इसकी फी, एक टेस्ट की, एक दफा पेयर होने की। एक दफा पेयर हाँ, होने और की अगर आप फीस। फेल हो गए दोनों सूरतों में तो भले आपने आर्ट्स या पीटी दिए तो अगेन ये आपको बाहर देना जाना बहुत महंगा है। हम आप लोगों को ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना ज्यादा पैसे आप लगाते हैं सिर्फ टेस्ट के ऊपर, ठीक है? एक दफा टेस्ट के ऊपर 70,000 कोई छोटी अमाउंट नहीं है, स्पेशली जो स्टूडेंट है या वो लोग हैं, और वो आप लगाते हैं, और आप अगर पास नहीं होते हैं, ठीक है, और अगर आप इसको कर नहीं सकते हैं, तो आप कितना नुकसान करते हैं, अच्छा, कितनी चीजें करते हैं, इन्वेस्टमेंट करे जा रहे हैं और आप नहीं जा पा रहे। इसमें एक और बड़ा नुकसान बताऊं आपको स्टूडेंट का, वो ये होता है पाकिस्तान में जो कल्चर है अवेयरनेस ना होने की वजह से, डन बेसिक कल्चर है। अब आप भी हैरान होंगे ये डन बेस कल्चर क्या है। स्टूडेंट ये चाहता है कि मैं एग्जाम में अपीयर ना हूं और मुझसे आप पैसे चार्ज कर लें और मुझे रिजल्ट दे दें, ये कल्चर है पाकिस्तान का। अच्छा। जी, मतलब शॉर्टकट। तो उसमें लोग काफ़ी अपनी मनी को वेस्ट कर रहे होते हैं कि मुझे एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा और उसकी बेस पे। तो मैं स्टूडेंट को बताता चलूँ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है पीटीई के केस में कि आप इन्वेस्ट करके और अपना रिजल्ट जो है वो बाय कर लें, ऐसा बड़ी कुछ नहीं गलत बात है पाकिस्तानी। ये, हाँ, मतलब स्टूडेंट्स कहते हैं ना ये मैल हमें, प्रैक्टिस। हाँ हाँ, कि पैसे ले लें हमें हाँ, रिजल्ट दे दें। तो ऐसी मैल प्रैक्टिस कोई भी नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप टेस्ट के लिए जा रहे हैं वहाँ पर आपकी मॉनिटरिंग है, थ्रू कैमरा हो रही है, और ह्यूमन असेसमेंट वहाँ पर तो नहीं होती, लेकिन ह्यूमन जो इन्वेजिलेशन है वो भी ज़रूर हो रही है। तो ऐसे चेक और ऐसी सिक्योरिटी मैं समझता हूँ कि वहाँ पर है कि जिसकी बेसिस पे आप ऐसी कोई भी मैल प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और अगर कोई दावा करता है पाकिस्तान के अंदर कोई भी एजेंट या कंसल्टेंट कि आप हमें पैसे दे दें और हम आपको रिजल्ट मैनेज कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, स्टूडेंट अपना नुकसान करेगा। तो इस प्रोग्राम का बेसिकली मकसद भी यही है, कंडक्ट करने का, इन्फॉर्मेशन शेयर करने का। स्टूडेंट अपनी टाइम को, अपने रिसोर्सेज को वेस्ट ना करे, उसको चाहिए कि रिसर्च करे और जो ऑथेंटिक सोर्सेज है उस पर जाए। तो पीटीई पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के अंदर हमारा इंस्टीट्यूशन है, जो कंपनी है, वो ये सर्विसेज 2019 से स्टूडेंट्स को दे रही है, जिसमें पीटी की एग्ज़ाम की रजिस्ट्रेशन है। यानी कि पाकिस्तान में आपने किसी भी सिटी में टेस्ट देना है तो वी आर द ऑफिशियल टेस्टिंग रजिस्ट्रेशन सेंटर ऑफ द पियर्सन, यानी कि जो पियर्सन एजुकेशन यूके कंपनी है, हम उसकी कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप में अपनी सर्विसेज पाकिस्तान में स्टूडेंट को देते हैं, जो कि वैलिड, एक्यूरेट और ऑथेंटिकेटेड होती हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो ख़ास तौर पे मैं ट्रिब्यूट पेश करता हूँ, जो पाकिस्तान में रिप्रेजेंटेटिव पियर्सन के बैठे हुए हैं, जो इस टेस्ट की एक्सेप्टेंस और इस टेस्ट की इक्वलेंसी या इस टेस्ट की प्रमोशन के हवाले से काम कर रहे हैं। सैयद अली इकबाल साहब हैं, टेरिटरी मैनेजर हैं पाकिस्तान में पियर्सन के। इसके अलावा सैयद वकार अहमद शाह साहब हैं, डिप्टी जनरल मैनेजर हैं पियर्सन के। इनकी बड़ी काविशें हैं कि इस मुल्क के अंदर स्टूडेंट तक वैलिड इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए, ताकि उनको पता हो कि उनके जो रिसोर्सेज हैं या उनका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो, और वो पीटी की तरफ आए, बजाय कि अपना टाइम वेस्ट करें या कहें मैं रिजल्ट बाय करता हूँ या सर्टिफिकेट बाय करता हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो अवेयरनेस की हमें ज़रूरत है कि ताकि लोग अपना टाइम को सेव कर सकें, रिसोर्सेज को। अच्छा, ठीक है। और ये बताइए कि जो आप लोगों का इंस्टीट्यूट इसमें हेल्प करता है, ठीक है, वो हेल्प कैसे है, किस तरह से स्टूडेंट जो हैं वो अपने आप मैं को आपको इसके लिए गाइड तैयार कर कर देता हूँ। सकते हैं? हमारी 4 डिफरेंट सर्विसेज हैं इसमें। एक तो ये है कि मैंने बताया कि अगर आपको एग्ज़ाम कहीं भी अपीयर होना है हम उसको बुक करेंगे, ठीक है। और इस्लामाबाद में आप टेस्ट दे सकते हैं, लाहौर, कराची, गुजरात, फैसलाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में दे सकते हैं। और टेस्ट मैंने आपको बताया है कि डेली होता है, किसी भी दिन दे सकते हैं, 24 आवर्स बिफोर इसकी बुकिंग होती है। एक तो हम ये सर्विसेज देते हैं। नंबर 2, हम इसकी प्रिपरेशन भी करवाते हैं।
अब पाकिस्तान में शायद ये भी कल्चर है कि यूट्यूब से देखकर प्रिपरेशन कर ली, और अच्छा। आपको पता है ना कि यूट्यूब को उस्ताद माना जाता है या गूगल को उस्ताद माना जाता है। यानी कि अगर लोगों को कंसल्टेशन चाहिए होती है तो वो किसी एक्सपर्ट से रब्ता नहीं करते, वो खुद एक्सपर्ट गूगल पे सर्च कर लेते गूगल पे हैं। सर्च हाँ। करते हैं। और गूगल की ये विकिपीडिया की आपको ऑथेंटिसिटी या क्रेडिबिलिटी का लेवल पता ही है कि वो कितना है। यानी कि अगर 10 डिफरेंट सोर्सेज का डेटा वहाँ पर अवेलेबल है तो कोई पता नहीं है कि इनका वैलिड कौन सा है। यानी कि आपके है। पास उसकी जो असेसमेंट करने का टूल है वो नहीं है। ठीक तो है। हम स्टूडेंट को कहते हैं कि आपको किसी इंस्टीट्यूशन का जब इंतखाब करें तो आपको ये पता होनी चाहिए उनकी क्रेडिबिलिटी और ऑथेंटिसिटी कैसी है। जैसे कि पीटी पाकिस्तान जो इंस्टीट्यूशन है ये आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है। बेसिकली आईएसओ सर्टिफाइड क्या होती है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के उसको मीट करती है, और वो ग्लोबली स्टैंडर्ड्स जो हैं वो दुनिया भर में सेम होते हैं आईएसओ के। यानी कि आपके जो तमाम ऑपरेशंस होते हैं अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर वो सारे सिस्टमैटिक होते हैं। और हमारी जो एक्रीडेशन है वो यूकैस के साथ है, इसको यूके किंगडम एक्रीडेशन सर्विसेज कहती है। और पाकिस्तान के अंदर ऐसे इदारे कम हैं जो कि आईएसओ सर्टिफाइड हों। तो एक तो हमारी ये क्रेडिबिलिटी है कि हम आपकी प्रिपरेशन ऑनलाइन करवाते हैं, यू डोंट नीड टू विजिट आवर ऑफिस, आप घर बैठे भी कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जो प्रोफेशनल्स हैं वो जॉब करते हैं दिन में, वो इंस्टीट्यूशंस का विजिट तो कर नहीं सकते, तो उनको हम सहूलत देते हैं कि आप घर बैठे इवनिंग में, नाइट में हमारे सेशंस हैं उनको लाइव अटेंड करें और प्रिपरेशन करें। दूसरा वो जो हाउस वाइफ्स हैं जिनको बच्चों को संभालना है, घर के काम करने, वो भी नहीं आ सकती। हाँ, उन्होंने भी तो टेस्ट की तैयारी करनी है। बहुत सारी है जो अपने हस्बैंड का उनका जो सेटल वाइफ फैमिली वीजा, स्पाउस वीजा होता है, वो मैं कितने सारों को जानती हूँ जो कि ऑब्वियसली हमारा मीरपुर साइड और यहाँ से बहुत ज्यादा खवातीन जो हैं अपने स्पाउस के पास जाती हैं, वो कितने अरसे से जा नहीं पा रही क्योंकि वो टेस्ट नहीं पास कर सकती, उनको उस तरह की इंग्लिश नहीं आती, ये सब नहीं होता। ये भी एक बहुत बड़ा डिलेमा है जिसकी वजह से कितनी फैमिलीज जो हैं वो नहीं जा नहीं पाती। वही हम डिस्कस कर रहे थे, सिर्फ एक लैंग्वेज टेस्ट ना होने की वजह से वो नहीं जा पाते। यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन भी अच्छी है, आपका एक्सपीरियंस भी है, एज भी है, स्किल्स भी हैं, जा क्यों नहीं पा रहे वो जी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी क्लियर नहीं है। वो आइट्स 4 दफा दिया था, फेल हो गया, तो भाई आप ऑल्टरनेट ऑप्शन देख लें जो आपके लिए इजी भी और कर भी सकें। सही बात तो वो है। ये है आपके पास ना, सीखें जी, पढ़ें थोड़ा सा घर में बैठ के, जो हमारी खवातीन या मेल्स और वो बच्चे भी, आप सीख क्यों नहीं रहे? अच्छा, ये जो ये टेस्ट होते हैं ये सिर्फ इंग्लिश में होते हैं? यस, ये है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जर्मनी जाते हैं तो जर्मनी के अंदर आपको कहा जाता है कि जी जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए ऐसे। अच्छा, कुछ कंट्रीज की रिक्वायरमेंट है कि वो इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज की को नहीं एक्सेप्ट कर रहे होते। जैसे आपने जर्मनी की एग्जांपल दी है, तो फिर आपको जर्मन लैंग्वेज में ही आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज तो बहुत मुश्किल है। इसी तरह आप फ्रेंच भी है, चाइनीज, जापानीज, ऑब्वियसली मुश्किल तो है, लेकिन अगर आपने एक टारगेट का इंतखाब किया है तो फिर ऑब्वियसली आपको सीखनी भी पड़ेगी। लेकिन इंग्लिश जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ पर ये रिक्वायरमेंट है स्टडीज और इमिग्रेशन दोनों के लिए, उसके बगैर चारा कार नहीं। तो एक तो ये बता रहा हूँ कि आप घर बैठे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, हमारी सर्विसेज हैं ऑनलाइन। और दूसरा ये है कि अगर आप ऑफिस विजिट करना चाहते हैं तो रावलपिंडी में हमारी ब्रांच है पीटी पाकिस्तान की, इस्लामाबाद में भी, आप वहाँ पर भी इसकी प्रिपरेशन आके ऑन कैंपस भी कर सकते हैं। एक तो हमारी ये सर्विसेज है, दूसरी यानी कि एक एग्जाम बुकिंग हो गई, दूसरा क्लासेस प्रिपरेशन के लिए। तीसरी ये एक मॉक एग्जाम होती है। मॉक एग्जाम क्या होता है कि बिफोर टेकिंग द फाइनल टेस्ट सो यू कैन असेस योर ओन स्किल्स कि वेदर यू आर रेडी टू टेक द फाइनल टेस्ट और नॉट। बाजों का ये होता है कि लोग डायरेक्ट जाके बगैर असेसमेंट के एग्जाम में अपीयर हो जाते हैं। अब जो एग्जाम का एनवायरनमेंट है उससे भी उनकी वाकफियत नहीं होती, और जो एग्जाम का पैटर्न है या उसके टेस्ट का फॉर्मेट है उससे भी फेमिलियर नहीं होते, तो वो क्या होता है, फेल हो जाते हैं। तो बेहतर है कि आप पहले मॉक दे दें, 1-2 दफा रिहर्सल कर लें, जरा देख लें कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। मैं वो इस पे वो नहीं करी, लेकिन मुझे दुख होता है कि देखें कि फेल जो हैं आप इतने ज्यादा लोग हो रहे हैं, अपनी फीस कितनी ज्यादा दे रहे हैं, 72,000 फीस एक आइल्स टेस्ट की। आप इमेजिन करें, आपने कहीं भी जाना है, यूएस जाना है, यूरोप जाना है, कहीं आइल्स की 72-80,000 ये बढ़ती जाती है। फीस देना वन टाइम और 4 दफा दे रहे, 4 लाख यानी 3 लाख आप कर रहे हैं। ये कोई छोटी फीस है सिर्फ उस जगह जाने के लिए जिसका आपको कंफर्म भी नहीं है कि आप जा रहे हैं। तो आप मेहनत करके पहले तैयारी करें, तैयारी करने के बाद इन चीजों, पहले तो पाकिस्तान को अपना मस्कन बनाएं, मत ये सोचें कि पाकिस्तान के अंदर सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन अगर इतनी ही अशद जरूरत है जाना है, जैसे आज का टॉपिक हमें इसीलिए लाना पड़ रहा है कि हर तीसरा बंदा उठ के जाने की तैयारी कर रहा है, तो पहले तैयारी करें, अपने पैसों का ज़िया ना करें, जाके बार बार टेस्ट ना दें जब आप उसके लिए तैयार ही नहीं है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अच्छा, एक तो हमारी ये सर्विस होगी कि पहले उसकी प्रिपरेशन करें, मॉक एग्जाम दें, असेसमेंट करें कि अगर आप प्रिपेयर हैं तो फिर फाइनल में जाके अपीयर हों। फिर हमारी एंड पर एक सर्विस आती है वीज़ा कंसल्टेंसी सर्विस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक बंदे ने टेस्ट पास कर लिया, अब उसने बाहर एडमिशन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है,
अब वो क्या करे, यहाँ पर स्टूडेंट फिर डिट्रैक होता है, ऐसे कंसल्टेंट या एजेंट्स के पास चले जाता है जिनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है या कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो मैल प्रैक्टिस करते हैं, उनके जाली डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, बैंक हाँ स्टेटमेंट जाली बनाते हैं और उनको बाहर बेचते हैं, फेक डॉक्यूमेंटेशन। एंड पर फिर जाहिर है चीज़ें चैलेंज भी होती हैं, पकड़ी भी हाँ, जाती इन हैं और उनका चीजों से मुस्तकबिल प्लीज खराब होता है। आपको प्लीज याद होगा इज्तनाब करें। ये केसेस आपके सामने आए होंगे मंडी बाउद्दीन, जिसमें डंकी लोग लगा के बाहर जाते हैं, हाँ ऐसा हाँ ही है हाँ ना, और फिर पता चलता है कश्ती डूब गई, इटली जाते हुए, यूनान जाते हुए, और हाँ। पाकिस्तानी तो हाथ से जा बहक हो गए। तो पाकिस्तान में अगर आपने बाहर जाना भी है तो उसके वैलिड आपके पास रास्ते हैं और उनका इंतखाब करें। आपको पता होना चाहिए कि कंसल्टेंसी के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, असेसमेंट करवाएं और देन अप्लाई करें। ये तमाम इंशाल्लाह टिप्स हैं। इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच, बहुत सारी अच्छी टिप्स शेयर करने के लिए कि लोग किस तरह से अपना पैसा ज़ाया कर रहे हैं बाहर जाने के लिए। रास्ता एक है लेकिन उस रास्ते में अपने मत ज़ाया करें अपने वसाइल को, प्रॉपरली टेस्ट की तैयारी करें, प्रॉपरली चीज़ें देखें, इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करें अगर आप तैयारी नहीं कर सकते, लेकिन बाहर जाने में अपने वसाइल ज़ाया नहीं करें। तो आज का टॉपिक था, इसलिए उम्मीद है कि आपको इनसे इन्फॉर्मेशन अच्छी मिली होगी। मुझे और इंजीनियर साहब को, मोहम्मद जाबिर साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया शो देखने के लिए। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।